हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लास्ट क्लास में हमने सीखा था केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसके पहले हमने सीखा था ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट्स। थोड़ा सा मैं समरी बता देता हूँ। ग्रेविटेशन हम सबने देखा था कि किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाला एक फोर्स होता है। अर्थ किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसे बोलते हैं ग्रेविटी। इसके बाद हम देखे थे कि रियल लाइफ में ग्रेविटेशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे जो टाइड्स हैं ना, ओशन में जो टाइड्स आते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशन। अगर बोला जाए कि जो अपने अर्थ पे एटमॉस्फेयर अगर लाई कर रहा है, अगर हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है तो वो बंधा हुआ है अर्थ से। क्यों बंधा है? एक फोर्स की वजह से। उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन। ओके, तो ये था अपना ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमने सीखा था केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ में हमने देखा था कि केपलर्स लॉ 3 होते हैं: लॉज ऑफ ऑर्बिट, लॉज ऑफ एरिया एंड लॉज ऑफ टाइम पीरियड। इसके बाद आज हम सीखने वाले हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हम क्यों सीख रहे हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की? तो मैंने ऐसा बताया कि कोई दो बॉडी के बीच में लगे एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी? ओके, तो किसी भी दो बॉडी के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, और वो फॉर्मूला हमें न्यूटन ने दिया था। ओके, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, वो फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। ओके, देखो हेडिंग लिखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं ये हम लास्ट में देखेंगे। ओके, देखो अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। तो मैंने बताया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में एक फोर्स लगता है, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये दो ऑब्जेक्ट है m1 एंड m2 और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, तो इसके बीच में लगने वाले अगर हम फोर्स का नाम ले लेते हैं सपोज F, तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कहता क्या है, उनका स्टेटमेंट क्या है? तो सबसे पहले उनका स्टेटमेंट देखते हैं। तो उनका स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट द force of attraction between any two body, listen, force of attraction between any two body is directly proportional to the product of mass of two object and inversely proportional to the square of the distance between both object। इसको मैथमेटिकली देखते हैं। उनका स्टेटमेंट था force of gravitation between any two object F is directly proportional to product of मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मास है m1 एंड m2, सो m1 इंटू m2। उनका एक और स्टेटमेंट था कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जो कि r है, r के स्क्वायर का। अब उनके स्टेटमेंट को हम इसे रिलेट करके देखेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट F is directly proportional to product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance between both object। जब हम दोनों को कंबाइंड करेंगे तो हमें मिलता है F is directly proportional to m1 into m2 upon r square। जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलता है F इक्वल टू, उस कांस्टेंट को लिखते हैं कैपिटल G, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, यही हमारा फोर्स का फॉर्मूला है। ओके, कोई पूछेगा कि इसको अगर हमसे बोल दे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास गिवन होगा m1 और m2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस दिया हुआ होगा और बोलेगा कि इसके बीच का फोर्स कैलकुलेट करो, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल G क्या है? इस कैपिटल G को हम कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? यूनिवर्सल
कांस्टेंट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, इसकी यूनिट याद रखेंगे, एग्जाम में इसका यूनिट बार बार पूछा जाता है और बच्चे गलती करते हैं। ओके, और ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये वैल्यू यूनिवर्सल होता है, इस वैल्यू कैपिटल जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे आप अर्थ के बाहर हो, स्पेस में हो, किसी भी मीडियम में हो, किसी भी स्पेस में, दूसरे गैलेक्सी में चले जाओ, दूसरे सोलर सिस्टम में चले जाओ, कहीं पर भी कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं, इसका आंसर है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है, ये वैल्यू मीडियम से इंडिपेंडेंट होती है, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है और उसके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने कैलकुलेट किया, तो अब वो दो ऑब्जेक्ट चाहे अर्थ पे हो, चाहे अर्थ के नीचे हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे दूसरे सोलर सिस्टम में हो, चाहे यूनिवर्स के किसी भी भाग में हो, वहां पर उन दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, वो वैल्यू चेंज नहीं करता। बाकी के फोर्स में ऐसा नहीं होता, बाकी के सारे फोर्स मीडियम पे डिपेंड करते हैं। मतलब उनके बीच में अगर एयर है तो फोर्स अलग होगा, अगर बीच का मीडियम वाटर आ गया तो फोर्स चेंज हो जाएगा, वैक्यूम में फोर्स चेंज हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐसा फोर्स है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है, और ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। मीडियम कुछ भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। ओके, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये मैंने लास्ट क्लास में जब ग्रेविटेशन को इंट्रोड्यूस किया था तभी मैंने बताया था। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। देखो फॉर्मूले में जी तो कांस्टेंट है, दो ही तो फैक्टर है, एक मास और एक डिस्टेंस, इसे दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, ये मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना, इससे रिलेटेड हम बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन लेवल से लेकर के जेई लेवल तक के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेगा। ओके, तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, मैं उसको समझा दूंगा। इसके बाद बात आती है, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट है और उसके बीच की डिस्टेंस है r, सडनली हमने उस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया। मतलब अगर पहले दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, कुछ देर बाद मैंने उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कि कई दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं, तो उनके बीच फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच की डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया, 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया, 5 टाइम्स बढ़ा दिया गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। रिवर्स में वही पूछ देता है कि दो बॉडी के बीच की डिस्टेंस को 1/3 किया गया, 1/4 किया गया, 1/5 किया गया, तो उनके बीच का फोर्स क्या होगा। ये सारे न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक और, अगर आप इन सारे न्यूमेरिकल्स के आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं एक और टाइप का न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। ये तो बोल दिया कि हाफ होगा, 1/4 होगा, 3 टाइम्स होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है और उसके बीच की डिस्टेंस 20% रिड्यूस हो जाए, परसेंट में दे देता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी हाई लेवल का हो जाता है। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।